ये स्टोरी लिंक है अमेरिका के कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में स्थित एक वर्ल्ड फेमस प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी से, जिसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उर्फ MIT कहते हैं। इसे 1861 में स्टैब्लिश किया गया था। तब से अब तक ये इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च वर्क के लिए दुनिया भर में नंबर 1 पोजीशन पर है। MIT मेनली STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई के लिए जानी जाती है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का माइंडसेट अलग ही होता है। वो ना सिर्फ पढ़ाई में ब्रिलियंट होते हैं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज में भी नंबर 1 होते हैं। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कितनी आगे है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले ज़्यादातर लोग सेम यूनिवर्सिटी से निकले हैं। स्पेशली मैथ्स की बात करें तो यहाँ के स्टूडेंट्स का मैथ्स कैलकुलेशन अलग ही लेवल का होता है। मगर कभी किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था एक दिन MIT के स्टूडेंट्स इसी ज्ञान का फ़ायदा अमेरिका के कैसिनोज को लूटने में उठाएंगे। 1990 के दशक की बात है, जब MIT के एक प्रोफेसर ने अमेरिकन कैसिनोज को चकमा देने का मन बनाया। इनका रियल नेम क्या है, ये आज भी एक सीक्रेट है। उन्हें एक इमेजिनरी नाम दिया गया था, मिस्टर M। इसलिए आज की स्टोरी में हम भी उन्हें मिस्टर M नाम से ही संबोधित करेंगे। मिस्टर M MIT में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। उन्हें कंप्यूटर में तो महारत हासिल थी ही, साथ ही वो मैथ में भी बहुत तेज थे और उन्हें ब्लैक जैक नाम का गेम बहुत पसंद था। ब्लैक जैक असल में एक कार्ड गेम है जो दुनिया भर के कैसिनोज में खेला जाता है, लेकिन ये बाकी कैसिनो गेम्स से बहुत अलग होता है क्योंकि इसमें आप किसी प्लेयर के खिलाफ नहीं बल्कि डीलर यानी खुद कैसिनो के खिलाफ खेल रहे होते हैं। और गेम का मोटो होता है ऐसा टोटल बनाना जो 21 के सबसे करीब हो लेकिन 21 से ज़्यादा ना हो। कुछ समझ नहीं आया तो चलिए विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि इस स्टोरी में ब्लैक जैक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे समझना भी ज़रूरी है। इस गेम में 2 से 10 तक के कार्ड्स की वैल्यू सेम होती है, जबकि किंग, क्वीन और जैक की वैल्यू 10 होती है। एस की वैल्यू 1 या 11 हो सकती है। गेम शुरू होते ही डीलर तब तक कार्ड्स को मिलाता है जब तक कि वो मिक्स ना हो जाए। फिर खिलाड़ी और डीलर दोनों को शुरुआत में 2-2 कार्ड्स दिए जाते हैं। खिलाड़ी अपने कार्ड्स देखकर डिसाइड करता है कि उसे और कार्ड लेना है या नहीं, जबकि डीलर के रूल फिक्स होते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं खेलता। अब अगर खिलाड़ी का टोटल 21 से ज़्यादा होता है तो वो तुरंत हार जाता है, लेकिन अगर डीलर का टोटल 21 से ज़्यादा हो जाए तो खिलाड़ी जीत जाता है। और अगर दोनों 21 के अंदर रहते हैं तो जिसका टोटल ज़्यादा होता है वो जीत जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डीलर का 17 हुआ और खिलाड़ी का 19 तो खिलाड़ी की जीत होगी। लेकिन अगर 21 से एक भी ज़्यादा हुआ यानी 22 तो वो तुरंत हार जाएगा। और अगर शुरुआत के 2 कार्ड्स का टोटल 21 बन जाए तो उसे कहते हैं ब्लैक जैक। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्थिति होती है। मैक्सिमम लोग मानते हैं कि ये गेम पूरी तरह से लक पर चलता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ डिसीजन और स्ट्रैटेजी भी मैटर करती हैं। और ये एक ऐसा गेम है जहाँ प्लेयर चाहे तो अपने दिमाग से बाजी को पलट भी सकता है। और इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं कार्ड काउंटिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें आप कार्ड्स का सिंबल से हिसाब लगाते हैं ताकि अंदाज़ा हो सके कि आगे कौन से कार्ड ज़्यादा आने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें 51 से 52 डैक का इस्तेमाल किया जाता है और हर कार्ड निकलने के बाद डैक बदलता रहता है। अगर छोटे कार्ड्स ज़्यादा निकल चुके हैं तो डैक में बड़े कार्ड्स बचे होंगे, और अगर बड़े कार्ड्स निकल चुके हैं तो डैक में छोटे कार्ड्स बचे होंगे। यही इन्फॉर्मेशन प्लेयर्स को एडवांटेज देती है। अब समझते हैं काउंटिंग कैसे की जाती है। देखो, इस गेम में कार्ड्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: लॉ कार्ड्स, न्यूट्रल कार्ड्स और हाई कार्ड्स। लॉ कार्ड्स में 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स होते हैं और वैल्यू होती है +1। न्यूट्रल में 7, 8 और 9 नंबर होता है और वैल्यू होती है 0। वहीं हाई कार्ड्स में 10, J, Q, K और S होते हैं और वैल्यू होती है -1। अब ये काम कैसे करते हैं? तो हर कार्ड निकलने पर उसकी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होती जाती है। इससे एक रनिंग काउंट बनता है। अगर काउंट पॉजिटिव हो रहा है मतलब डैक में हाई कार्ड्स ज़्यादा बचे हैं, और अगर काउंट नेगेटिव है मतलब लॉ कार्ड्स की संख्या ज़्यादा बची है। इस कैलकुलेशन से प्लेयर्स के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जब हाई कार्ड की संख्या ज़्यादा बचती है तो उसी समय स्मार्ट प्लेयर्स अपनी बेट बढ़ा देते हैं क्योंकि जीतने का चांस ज़्यादा है। और जब लॉ कार्ड्स की संख्या ज़्यादा होती है तो वो बेट को कम रखते हैं ताकि हारें तो कम कैपिटल हारें। इस तरह कार्ड काउंटिंग की जाती है, जो इलीगल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कैसिनोज इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि इससे उन्हें नुकसान होता है। इसलिए वो कैमरे लगाते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं और हर प्लेयर पर नज़र रखते हैं ताकि कोई भी काउंटिंग करता पकड़ा जाए तो उसे कैसिनो से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए।
कई कैसीनो में तो प्लेयर को लाइफ टाइम के लिए बैन भी कर दिया जाता है। मगर सोचने वाली बात है कि कार्ड काउंटिंग माइंड में होती है। इसे उंगलियों पर या कैलकुलेटर पर नहीं किया जाता, बल्कि पूरा गेम दिमाग के अंदर चल रहा होता है। तो फिर कैसीनो वालों को पता कैसे चलता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और कहाँ नहीं? वेल, इस सवाल का जवाब मिस्टर एम की स्टोरी में छुपा है। मिस्टर एम को ब्लैकजैक इतना पसंद था कि उन्होंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव हर पॉइंट को समझ लिया था, और वो भी कार्ड काउंटिंग के बारे में जानते थे। क्योंकि ये कोई नई टेक्निक नहीं थी, बल्कि पहले भी कई लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कैसीनोज का पैसा लूट चुके थे। मिस्टर एम भी ऐसा करना चाहते थे, पर वो जानते थे कि अकेले ऐसा करके वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे और जल्द ही कैसीनो वाले उन्हें पकड़कर बाहर फेंक देंगे। और ऐसा हुआ तो पॉसिबिलिटीज हैं कि उन्हें दोबारा उस कैसीनो में जाने की परमिशन मिले ही ना। इसलिए उन्होंने प्लान में थोड़ा ट्विस्ट ऐड किया और अपनी एक टीम बनाने की सोची। एक ऐसी टीम जो दिमाग से तेज और मैथ्स की मास्टर हो। मगर टीम बनाने से पहले इस टेक्निक को अच्छी तरह से सीखना जरूरी था। इसलिए उन्होंने कई सालों तक खुद पर मेहनत की, कार्ड काउंटिंग को बारीकी से सीखा। इसमें क्या करते हैं, ब्लैकजैक में कौन कौन से लूप हॉल हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं, और कार्ड काउंटिंग में क्या क्या रिस्क है। ये सारी चीजें उन्होंने बड़े शातिर अंदाज में न सिर्फ सीखी, बल्कि इन पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस की, ताकि वो अपनी टीम को भी ये सब सिखा सकें। अब साल 1992 आ चुका था। ये वो समय था जब अमेरिका में गैम्बलिंग इंडस्ट्री अपने चरम पर थी। बिजनेसमैन ही नहीं, जॉब प्रोफाइल रखने वाले लोग, इवन स्टूडेंट्स भी कई बार कैसीनोज में दांव लगाते हुए पाए जा रहे थे, हालांकि एज क्राइटेरिया पार करने के बाद। पूरे अमेरिका में कैसीनो इंडस्ट्री जमकर पैसे छाप रही थी। स्पेशली लास वेगास में तो हर रात कैसीनोज के अंदर से म्यूजिक और हंसते, रोते, खुशी से चिल्लाते और हार के बाद दुख से चीखते लोगों की आवाजें बाहर सड़क तक आती थीं। लास वेगास की गलियां हर शाम हसीन हो रही थीं और कैसीनोज इन्हें पहले से भी ज्यादा रंगीन बना रहे थे। इसी वक्त मिस्टर एम ने फैसला किया कि यह बिल्कुल सही समय है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब उन्हें एक टीम की जरूरत थी, मगर उससे भी पहले ढेर सारे पैसों की, क्योंकि बिना पैसे लगाए वो खेल शुरू ही नहीं कर सकते थे। और उन्हें यह भी समझ आ चुका था कि छोटी मोटी रकम लगाने से कुछ होगा नहीं। उन्हें चाहिए होगी मोटी रकम, और इसके लिए जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टर्स की, जो बिना सवाल जवाब किए पैसा लगाएं और अपना शेयर ले जाएं। मगर इसके लिए जरूरी था कि उनके पास एक फर्म या कंपनी होनी चाहिए। इसलिए मिस्टर एम ये डिसाइड करते हैं कि वो कोई भी काम चोरी छुपे नहीं करेंगे, बल्कि खुलेआम और लीगल तरह से सब कुछ करेंगे, ताकि पकड़े जाने का खतरा ना रहे और कोई उन पर शक भी ना करे। इसलिए वो फैसला करते हैं कि एक कंपनी खोलेंगे, और सभी कुछ फाइनलाइज हो जाने के बाद स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट नाम से एक कंपनी को रजिस्टर करवाया, ताकि इन्वेस्टर्स आसानी से जुड़ सकें। इस काम में मिस्टर एम के साथ उन्हीं के दो दोस्त भी शामिल थे, बिल कपलान और जेफ। उनका आइडिया काम कर गया और धीरे धीरे उन्हें इन्वेस्टर्स मिलने लगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में साफ शब्दों में लिखा था कि कंपनी का काम है दिमाग और मैथ्स की मदद से ब्लैकजैक गेम में पैसा कमाना। मतलब कुछ भी छिपाया नहीं गया, और छिपाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। मिस्टर एम और उनके दोस्तों ने कंपनी का पूरा मैनेजमेंट संभालना शुरू कर दिया। कहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट है और कहाँ से नहीं, सब कुछ पेपर पर लिखकर रखा जाने लगा। अब क्योंकि कंपनी ने इन्वेस्टर्स के थ्रू करीब 4 करोड़ रुपए की पूंजी जमा कर ली थी, तो अब बारी थी एक टीम बनाने की, यानी मेन प्लेयर्स को चुनने की, जो मार्केट में उतरेंगे और कंपनी के लिए प्रॉफिट बनाकर लाएंगे। मगर बदले में उन्हें क्या मिलेगा? तो सब कुछ लीगली हो रहा था, इसलिए मिस्टर एम ने प्रॉफिट का परसेंट भी सभी के साथ लीगली ही बांटने का फैसला किया, जिसे बाकायदा डॉक्यूमेंट्स पर लिखा गया कि मुनाफे का 45% पैसा कंपनी को जाएगा, यानी जो कंपनी को मैनेज कर रहे थे उन्हें। वहीं 45% जाएगा इन्वेस्टर्स को, और बचा हुआ 10% प्लेयर्स में बांट दिया जाएगा। अब देखा जाए तो प्लेयर्स के लिए ये 10% बहुत कम है, क्योंकि वही मेन खिलाड़ी थे जो पूरा रिस्क उठाकर कैसीनो में उतरने वाले थे। ऐसे में उन्हें सिर्फ 10%। ये ख्याल मिस्टर एम को भी आया, इसलिए उन्होंने तय किया कि हर खिलाड़ी को एक फिक्स सैलरी भी दी जाएगी। मतलब अब ये प्रॉफिट उनके लिए बोनस की तरह था, जो सैलरी के ऊपर अलग से मिल रहा था। और जाहिर है इंसेंटिव या बोनस का सुनकर प्लेयर्स भी खुश हो जाते। तो मिस्टर एम एंड कंपनी ने टीम ढूंढनी शुरू कर दी। मगर ये कोई आम लोग नहीं होने वाले थे, बल्कि मैथ्स के महारथी चाहिए थे, जो भीड़ भाड़ और शोर में भी शांत रहकर काम कर सकें, बिना एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस और दिखावे के। क्योंकि कैसीनोज में लाइट, शोर शराबा, भीड़, तेज आवाजें
ये सब हर पल रहता है, जिस वजह से प्लेयर के दिमाग पर हमेशा एक प्रेशर सा बना रहता है और उस प्रेशर में वो अक्सर गलत फैसले ले लेता है। ऐसे में एक गलत चॉइस मिस्टर एम एंड कंपनी का बना बनाया खेल खराब कर सकती थी। इसलिए मिस्टर एम ने फैसला किया कि वो MIT से ही स्टूडेंट्स को चुनेंगे। इसके लिए बच्चों के बीच पर्चे बांटे गए और बताया गया कि एक खास टीम बन रही है जिसके लिए मैथ्स के होनहारों की ज़रूरत है। धीरे धीरे पर्चे पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गए और बच्चों के बीच इसे लेकर बातें भी शुरू हो गईं। अब स्टूडेंट लाइफ के बारे में तो आप जानते ही हैं, पढ़ाई पर फोकस करना होता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ पेरेंट्स से मिलने वाली पॉकेट मनी होती है, इसके अलावा कोई पैसा नहीं। और चाहिए तो पार्ट टाइम जॉब करो, लेकिन हर स्टूडेंट के पास ये मौका भी नहीं होता क्योंकि पढ़ाई फुल टाइम और टफ हो जाती है। इसलिए वो ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जहां 1-2 घंटे में ही काम करके पैसे कमाए जा सकें। ऐसे में जब ये न्यूज़ कैंपस में वायरल हुई तो कुछ स्टूडेंट्स को ये मनी मेकिंग का सुनहरा मौका लगा। कई स्टूडेंट्स को तो ये मौका इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ मेहनत नहीं करनी थी, सिर्फ दिमाग का यूज़ करके पैसे बनाए जा सकते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो मिस्टर एम से मिलेंगे। ऐसे ही करते करते करीब 40 स्टूडेंट्स आगे आए और मिस्टर एम की पहली क्लास में पहुंचे। यहाँ मिस्टर एम ने सभी को पूरा गेम प्लान समझाया, साथ ही ये भी बताया कि ये कोई मजाक नहीं है क्योंकि लाखों डॉलर दांव पर लगे हैं। इसलिए सबको सीरियस होकर काम करना होगा और जिसने भी इसे सीरियसली नहीं लिया वो टीम से बाहर। अच्छी बात ये थी कि इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स पहले से ब्लैकजैक गेम और कार्ड रीडिंग तकनीक को समझते थे। ऊपर से MIT के छात्र हों तो उन्हें ट्रेनिंग देना भी आसान हो जाता है। हालांकि कुछ छात्रों ने सिर्फ इसका नाम सुना था, इसलिए मिस्टर एम ने उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी। उन्हें न सिर्फ गेम समझाया गया बल्कि रीडिंग के दौरान क्या क्या दिमाग में रखना है ये भी बताया। शुरू में ये किसी गणित की क्लास जैसा लगता था, जहां तालिकाएं थीं, नंबर्स थे, एक चार्ट था और कुछ कैलकुलेशंस। मगर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से बात नहीं बनने वाली थी, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही ज़रूरी थी, या कहें तो प्रैक्टिकल ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए मिस्टर एम ने 6 महीने का ट्रेनिंग सेशन रखा था, जिसमें हर दिन घंटों की क्लास, प्रैक्टिस और लगातार टेस्ट सेशंस रखे गए थे। और 6 महीने बाद होना था एक आखिरी टेस्ट, जिसका रिजल्ट तय करता कि कौन टीम में रहने वाला है और कौन नहीं। ये टेस्ट MIT के किसी कठिन एग्ज़ाम जैसा था और ये ट्रेनिंग उससे भी ज़्यादा टफ, जिस वजह से 40 में से ज़्यादातर खिलाड़ियों ने बीच में ही दम तोड़ दिया। कुछ स्टूडेंट्स इस गेम के दांव पेंच नहीं समझ पाए, तो कुछ पढ़ाई के साथ साथ इस वज़न को नहीं झेल पाए और बीच में ही छोड़कर चले गए। मगर जो बचे वो कुछ खास थे। इनमें से कुछ ने तो इतनी तेज़ी से सब कुछ सीखा कि वो मिस्टर एम के सबसे खास मेंबर बन गए। अब तक तो सब नॉर्मल रहा, मगर असली गेम तब शुरू हुआ जब इन लोगों को एक टीम की तरह तैयार करना पड़ा। कुछ अनजान लोग जो अब एक साथ मिलकर कैसीनोज को चकमा देने वाले थे, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क खुद कैसीनोज ही हुआ करते थे, जो कार्ड रीडिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ज़रा सा शक होने पर ऐसे बंदों को बाहर फेंक दिया करते थे। हालांकि ये कोई इल्लीगल काम नहीं था, लेकिन डर रहता था क्योंकि उनका सीधा नाता माफिया और अंडरवर्ल्ड से होता था। अगर किसी पर ज़रा सा भी कार्ड गिनने या धोखाधड़ी का शक होता तो उसे सीधे बाहर फेंकने से पहले जलील किया जाता और सबके सामने इतना पीटा जाता कि दूसरा कोई ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। कई मौक़ों पर तो पकड़े गए बंदों को माफिया वर्ल्ड के हवाले कर दिया जाता और फिर जो होता वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। हालांकि धीरे धीरे कैसीनोज पर पाबंदियां बढ़ीं और ये कानून के दायरे में आ गए, मगर कुछ नहीं बदला तो इनका एक रूल, पकड़े गए तो समझो गए। और इसके लिए हर टेबल पर कैमरे लगाए जाते थे। सिक्योरिटी की पैनी नज़र चारों तरफ घूमती थी और हर आने जाने वाले का डाटा सिस्टम में रिकॉर्ड रहता था। उनका फ़ोटो, नाम, एड्रेस, पसंद नापसंद सब कुछ पहले ही दर्ज कर लिया जाता। मगर सबसे बड़ा सवाल जो पहले भी उठा कि कैसीनो वालों को कैसे पता चलता था कि किस टेबल पर कार्ड रीडिंग हो रही है, क्योंकि कार्ड गिनने का काम किसी मशीन, डिवाइस या चिप से नहीं होता, बल्कि सब कुछ दिमाग के अंदर चलता है और माइंड रीड करना तो इन्हें आता नहीं है। तो फिर ये पहचानते कैसे हैं? वेल, जवाब है पैटर्न। दरअसल कैसीनो वाले हर टेबल पर नज़र रखते हैं और जिस टेबल पर कोई व्यक्ति छोटे दांव से शुरुआत करके जैसे ही आखिर में बड़े दांव लगाकर गेम अपने नाम करता है, वो तुरंत कैसीनो की नज़र में आ जाता है। और अगर ये पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है तो सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती। ये बात मिस्टर एम भी बड़ी अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने इसका तोड़ भी निकाल लिया था। उन्होंने तय किया कि शुरुआत में पूरी टीम एक दिन में एक ही कैसीनो में काम करेगी। इनमें से कुछ मेंबर सपोर्टर्स की तरह काम करेंगे, जिनका काम ये होगा कि वो टेबल पर जाएंगे
और नॉर्मल प्लेयर्स की तरह छोटे दांव लगाएंगे, जैसे $10 लगा दिए, $20 या $50। जबकि उनके साथ गए दूसरे साथी इसी बीच कार्ड रीडिंग करते रहेंगे और जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब जीतने के चांस ज़्यादा हैं, वो तुरंत अपनी टीम के बड़े खिलाड़ी यानी गोरिल्ला को बुलाएंगे। ये गोरिल्ला बेसिकली वो आदमी होता था जिसे सबसे बड़ी रकम दी जाती थी, जैसे $5,000, $10,000। गोरिल्ला का काम ये था कि जैसे ही टीम मेंबर उसे इशारा करे वो तुरंत उस टेबल पर जाए और बड़ा दांव जैसे $10,000 एक ही बार में लगाकर पूरा गेम अपने नाम कर ले। गोरिल्ला को सिर्फ 1 से 2 बार बाजी लगानी होती थी और वो जीत कर निकल जाता था। अब ब्लैक जैक में इस तरह से बीच में टेबल पर आना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये अलाउ था तो कैसीनो को भी लगता कि ये कोई बड़ा खिलाड़ी है जो हर बार बड़ा दांव लगाता है, इसलिए वो शक में नहीं आता और आराम से अपना काम करके निकल जाता। टीम मेंबर्स को ये सब इतनी अच्छी तरह से समझा दिया गया कि अब वो दांव लगाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसके साथ ही उन्हें कैसीनो के उथल पुथल भरे माहौल में लोहे की तरह शांत और स्थिर रहने की ट्रेनिंग भी दी गई थी, क्योंकि एक चूक पूंजी तो गवा ही सकती थी, साथ ही पूरी टीम का पर्दाफाश कर सकती थी। इसलिए उन्हें बिना कोई इमोशन दिखाए शांति से खेलना था ताकि किसी को शक ना हो। अब सब कुछ तैयार था, इसलिए टीम को काम पर लगा दिया गया और वो पहुंच गई लास वेगास, वो शहर जहां कैसिनोज में रात रात भर दांव लगते थे। लास वेगास वो शहर है जो अपनी चकाचौंध से किसी को भी अपने रास्ते से भटका सकता है। इसलिए जब टीम का गोरिल्ला पहली बार लास वेगास पहुंचा तो वो भी इस दुनिया में खो गया। यहाँ की रंगीनियों ने उसे भी बहकाया, मगर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और काम पर लग गया। जबकि बाकी टीम पहले ही वेगास में पहुंच चुकी थी। सभी मेंबर्स अपने अपने काम पर लग चुके थे। सपोर्टर कैसीनो में गए और छोटे छोटे दांव लगाने लगे, जबकि उनके साथ गए लोग कार्ड रीडिंग करने लगे। वहीं गोरिल्ला दूर टेबल पर बैठा सपोर्टर्स के इशारे का इंतजार करने लगा और इशारा मिलते ही वो टेबल पर पहुंच गया। उसने पहला दांव सीधा $10,000 का लगाया और जीत अपने नाम की। ये पहली जीत टीम को इतना मोटिवेट कर गई कि अब वो एक ही दिन में कई कई कैसिनोज में जाने लगे। गोरिल्ला भी एक दिन में कई कैसिनोज में जाता और बड़ी बड़ी रकम लगाता, जिससे मिस्टर एम की कंपनी को अच्छा खासा फायदा होने लगा। हालांकि मुनाफा अभी छोटा था, मगर घाटा नहीं था। कभी $5,000 आते तो कभी $20,000। हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा था। ये देखकर मिस्टर एम एंड टीम बहुत खुश हुई। पर असली गेम खेल रहे थे सपोर्टर और गोरिल्ला, जिन्होंने अपने तालमेल से मिस्टर एम को तो हैरान किया ही, साथ ही सिक्योरिटी को भी चकमा दे दिया। कई महीनों तक ये सब यूं ही चलता रहा और ये लोग किसी की नज़र में नहीं आए, मगर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। दरअसल मिस्टर एम की ये टीम कई बार कैसिनोज को रिपीट करती थी। ऐसे में सिक्योरिटी की नज़र इन पर पड़ने लगी। वो समझ गए कि ये लोग कुछ तो अलग कर रहे हैं और ये बात टीम ने भी नोटिस कर ली थी। और जैसे ही मिस्टर एम को इसकी खबर हुई, वो समझ गए कि अब पहले से ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, वरना भांडा फूट सकता है। उन्होंने एक बार फिर मीटिंग रखी और सबको समझाया कि अब ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अब कैसिनोज को जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करेंगे, हर बार अलग कैसिनो में जाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अपना नाम, पता, पहचान और हुलिया भी बदलना होगा। जहां ज़रूरत हो उन्हें अपना गेट अप इस तरह से बदलना होगा कि कोई पहचान ही ना पाए। टीम भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि कुछ ही समय में टीम ने $5 लाख की रकम लगाकर $1,20,000 की कमाई कर ली थी, वो भी कुछ ही घंटों का समय देकर और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जिस वजह से उन्हें सैलरी तो मिलने लगी, साथ ही कमीशन भी मिलने लगा। और पैसा देखकर टीम को अब और ज़्यादा कमाने का लालच लग चुका था, स्पेशली तब जब उन्होंने अपने टीम वर्क की हेल्प से लास वेगास के उस कैसिनो को हराया जिसे सबसे टाइट सिक्योरिटी की वजह से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि इस कैसिनो में कार्ड रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है, मगर मिस्टर एम की टीम ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसलिए अब उनकी आंखों में ज़्यादा लालच था। पर कहते हैं ना, कई बार यही लालच खतरे का निशान भी बन जाता है और जैसे जैसे पैसा आता है प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। खैर, एक बार मिस्टर एम की टीम ने फैसला किया कि वो वेगास के नामी होटल द मिराज के बाहर मिलेंगे। गोरिल्ला तय समय पर वहां पहुंच जाता है। हालांकि आज वो वेगास की चकाचौंध में जरा खो गया था, मगर फिर भी वो तय समय पर वहां पहुंचा। लेकिन वहां कोई था ही नहीं। उसने आसपास देखा, मगर कोई नहीं मिला। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे एक लड़की मिली जो उसी की टीम का हिस्सा थी और सपोर्टर की भूमिका निभाती थी। गोरिल्ला ने उससे पूछा कि बाकी सब कहाँ हैं, तो लड़की ने कहा कि वो सब यही थे, मगर अब वो कैसिनो में अपनी अपनी जगह खेल रहे हैं। पर यह मुमकिन नहीं था,
क्योंकि बिना गोरिल्ला के वो सपोर्टर्स कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि असली रकम उसके पास थी। ऊपर से वो किस कैसीनो में थे ये भी नहीं पता था, और उस वक्त फ़ोन सबके पास हुआ नहीं करते थे जो फ़ोन करके पता किया जा सके कि कौन कहाँ है। इसलिए गोरिल्ला ने उस लड़की के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि अब वो दोनों ही कैसीनो में जाएंगे, लेकिन पहचान बदल कर। इसके लिए गोरिल्ला बन गया एक रशियन हथियार डीलर। उसके लिए ये कैरेक्टर प्ले करना इसलिए भी आसान था क्योंकि वो खुद एक रशियन था। ऐसे में कोई भी सवाल अगर उससे पूछा जाता तो वो आसानी से जवाब दे सकता था। वहीं वो लड़की बन गई उसकी अमेरिकन पत्नी। दोनों ने जानबूझकर खुद को अमीर दिखाया, क्योंकि कैसीनोज में पैसे वालों से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाते और उन्हें काफ़ी आदर भी दिया जाता है। दोनों को आसानी से कैसीनो में एंट्री मिल गई और वो सीधा ब्लैक जैक की टेबल पर पहुंचे जहां गेम चल रहा था। गोरिल्ला ने $10,000 देकर डीलर से कार्ड बांटने को कहा। हालांकि शुरुआत में उसने छोटे दांव लगाए ताकि माहौल को समझ सके और लड़की यानी सपोर्टर कार्ड गिन सके, मगर ज्यादातर बड्डे कार्ड पहले ही निकल चुके थे, जिस वजह से हारने का खतरा बढ़ रहा था। इसलिए गोरिल्ला ने वॉशरूम जाने का नाटक किया और अपनी जगह सपोर्टर को बिठा दिया, जो असल में एक चाल थी ताकि सपोर्टर कार्ड को बेहतर तरह से गिन सकें। और जैसे ही सपोर्टर को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, उसने तुरंत गोरिल्ला को वापस आने का इशारा किया और उसने टेबल पर आते ही पूरे पैसे दांव पर लगा दिए। ये रणनीति काम आई और उन्होंने अपने $10,000 को $30,000 में बदल दिया। इतनी बड़ी जीत देखकर कैसीनो की सिक्योरिटी चौकन्ना हो गई और तुरंत मैनेजर उनकी टेबल पर आया। गोरिल्ला और सपोर्टर को लगा कि अब उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, मगर हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि वो उनके होटल में ठहरे हैं या नहीं। इस पर गोरिल्ला ने ना में जवाब दिया। तब मैनेजर ने कहा कि आप हमारे खास गेस्ट हैं और हम अपने खास गेस्ट्स का ख्याल रखना जानते हैं, और हमारा कैसीनो आपको हमारे ही होटल में एक शानदार स्वीट ऑफर कर रहा है। गोरिल्ला और सपोर्टर खुश। वो मैनेजर के पीछे पीछे गए। हालांकि रास्ते में उन्हें लगा कि शायद मैनेजर उन्हें किसी सीक्रेट जगह लेकर जा रहा है, क्योंकि शायद उसे उनके कार्ड गिनने की खूबी का पता चल गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मैनेजर उन्हें अपने शानदार होटल में लेकर पहुंचा और जो कमरा उन्हें ऑफर हुआ वो वाकई बहुत लग्जूरियस था और टेबल पर बीचों बीच रखा था उनका जीता हुआ कैश। गोरिल्ला और सपोर्टर को लगा कि असली लाइफ तो अब शुरू होने वाली है, मगर एक सवाल ये भी था कि कैसीनो इन पर इतना मेहरबान क्यों था। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। कैसीनो चाहता था कि ज्यादा जीतने वाला गेस्ट उनके ही होटल में रहे और फिर से उन्हीं के कैसीनो में दांव लगाए और अपनी जीती हुई कमाई को हार जाए। हालांकि गोरिल्ला और सपोर्टर तो उनकी सोच से भी आगे थे। उन्होंने हर बार दांव लगाया और हर बार जीत हासिल की। वो करीब $1,00,000 जीत चुके थे, जिसमें अब उनकी पूरी टीम उनके साथ थी। अब ये उनका वीकली रूटीन बन चुका था। हफ्ते भर वो लोग अपनी क्लासेस अटेंड करते और वीक का एंड आते ही फ्लाइट पकड़कर लास वेगास पहुंच जाते, जहां कैसीनोज में टीम जाल की तरह फैल जाती। सपोर्टर अपनी टेबल पर होते और गोरिल्ला इंतजार में कि कहीं से इशारा मिले और वो जाए। हालांकि सिक्योरिटी की नज़र से बचने के लिए उन्होंने हर हफ्ते अलग कैसीनो में जाना शुरू किया और कई बार तो वो सिर्फ वेगास की नाइट लाइफ एंजॉय करने ही वहां जाते थे। और सोमवार होते ही वो सब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वही सीरियस स्टूडेंट बन जाते। इधर मिस्टर एम और उनके साथी हफ्ते भर का पूरा ब्यौरा रखते। हर हफ्ते टीम मेंबर्स से रिपोर्ट ली जाती, जिसमें दर्ज होता कि उन्होंने कितना जीता और कितना हारा, क्योंकि इसी आधार पर पूरा प्रॉफिट आपस में बांटा जाता था। इधर टीम भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। अब उन्होंने वेगास ही नहीं, अमेरिका के दूसरे शहरों में भी जाना शुरू कर दिया। कई मौक़ों पर तो न्यूयॉर्क सिटी और यूरोप के कैसीनोज में भी खेलने लगे। इसी बीच कई खिलाड़ियों ने हार की वजह से नुकसान भी झेला, मगर ओम्ब्रोनिल मामला प्रॉफिटेबल था और गोरिल्ला तो इस टीम का सबसे दमदार खिलाड़ी बन चुका था। एक बार तो उसने सिर्फ एक ही बार में $75,000 जीत लिए थे, वो भी सिर्फ एक राउंड में। इस जीत ने गोरिल्ला का आत्मविश्वास और मजबूत बना दिया। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही मिस्टर एम की कंपनी का मुनाफा $10 लाख तक पहुंच चुका था। वहीं सिर्फ 10% में सभी सपोर्टर लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे। हाँ, उनके पास खुद के प्राइवेट जेट नहीं थे, लेकिन सफ़र हमेशा बिजनेस क्लास में हो रहा था। 5 स्टार होटल्स में रातें गुजर रही थीं, बढ़िया लाइव शोज, पार्टी, शानदार रेस्टोरेंट। वो ऐसी लाइफ जी रहे थे जो एक कॉलेज स्टूडेंट इमेजिन भी नहीं कर सकता। वहीं मिस्टर एम और उनकी टीम अब मेंबर्स की संख्या बढ़ाना चाहती थी।
उन्होंने दूसरे छात्रों को भी ट्रेनिंग देनी शुरू की और जल्द ही इनकी संख्या 20, फिर 30 और अपने पीक पॉइंट पर 40 तक पहुंच गई। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे थे। मिस्टर एम का एम साफ था, जब तक ये सिस्टम चल रहा है इसे बड़े स्तर पर चलाओ और टीम को बढ़ाते जाओ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग, शक की गुंजाइश उतनी ही कम। पर कहते हैं ना, जैसे जैसे एक थाली में खाने वालों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अंदरूनी खींचतान भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही मिस्टर एम की कंपनी में भी हो रहा था। स्पेशली पैसों को लेकर मनमुटाव बढ़ रहा था, क्योंकि असली और सबसे ज्यादा मेहनत तो MIT के स्टूडेंट्स ही कर रहे थे। एक तरह से ये पूरी कंपनी उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई थी। वही कैसीनोज में जाते, पूरा रिस्क लेते और जीत कर आते, मगर इसके बाद भी उन्हें मुनाफे का सिर्फ 10% हिस्सा ही मिल रहा था, जो बहुत कम था। जबकि मिस्टर एम और उनके दोस्त बिना ज्यादा कुछ किए ही 45% हिस्सा उठा रहे थे। इसलिए कई सपोर्टर्स ने आवाज उठाई और अपना परसेंटेज बढ़ाने की मांग की। लेकिन मिस्टर एम का जवाब साफ था, अगर ये प्रोसेस पसंद नहीं है तो अपनी टीम खुद बना लो और कंपनी को छोड़ दो। इस वजह से कई सपोर्टर्स ने कंपनी छोड़ भी दी, जबकि कई ये सोचकर रुक गए कि जो मिल रहा है खामखां वो भी बंद हो जाएगा। वहीं गोरिल्ला और उसके कुछ साथी बहुत ज्यादा मुनाफे में थे, इसलिए उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। गोरिल्ला और उसकी टीम ने अपने दिमाग से मुनाफा $1 मिलियन के करीब तक पहुंचा दिया था, जो आज के ज़माने में $2 से $2.5 मिलियन के लगभग है। उस वक्त ये ब्लैकजैक में कार्ड गिनने की तकनीक से कमाई गई सबसे बड़ी रकम थी। और अच्छी बात यह थी कि अभी तक किसी कैसीनो को उनके इस कारनामे की ठीक से भनक भी नहीं थी। पर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला था, क्योंकि कैसीनो इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री थी। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो सिक्योरिटी समय दर समय और टाइट कर रहे थे। कई बार कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए हायर किया जाता ताकि वो बार बार जीतने वालों पर नजर टिकाए। एक ऐसा ही आदमी कैसीनो वालों ने हायर किया था, भूरे बाल, शांत चेहरा पर तेज नजर। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस आदमी का नाम था एंडरसन। एंडरसन को जब टीम मेंबर्स ने पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि वो कोई मैनेजर या कैसीनो का कर्मचारी होगा। पर धीरे धीरे एंडरसन वेगास के अलग अलग कैसीनोज में नजर आने लगा। तब टीम को समझ आया कि मामला कुछ और ही है। एंडरसन असल में ग्रिफिन इन्वेस्टिगेशंस नाम की एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव कंपनी के लिए काम करता था, और ये कंपनी कैसीनोज को सर्विस दे रही थी। कंपनी का काम था ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करना जो कैसीनो और उसकी कमाई के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए इनके नाम, पता, फोटो सब कुछ कंपनी अपने डेटा में सेव रखती थी। और अब एंडरसन की नज़र मिस्टर एम की टीम पर थी। शुरुआत में जब उसने इन चेहरों को देखा तो उसे लगा कि ये रैंडम लोग हैं जो गलती से जीत रहे हैं। पर जब उसने बार बार सेम चेहरों को देखा, उनकी तस्वीरें निकाली, उनका डेटा निकाला, तो उसे समझ आया कि ये कोई रैंडम लोग नहीं है, बल्कि एक टीम है। हालांकि तब भी वो ये नहीं समझ पाया कि एक टीम इस फील्ड में साथ काम कैसे कर रही है। पर जल्द ही वो 2 और 2 4 करने लगा, और उसे समझते देर नहीं लगी कि यहाँ क्या गेम चल रहा है। उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन से इतना पता लगा लिया था कि कौन सपोर्टर है और कौन गोरिल्ला, और कैसे ये लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं। उसने कई पन्नों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट और रिपोर्ट तैयार की, जिसमें वो हर चेहरा था जो बार बार अलग अलग कैसीनो में नजर आया था। उसकी रिपोर्ट तुरंत कैसीनोज के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में और कंपनी में पहुंच गई, और अब जैसे ही टीम का कोई सदस्य कैसीनो में घुसता, उसे तुरंत स्पॉट कर लिया जाता। एक बार की बात है जब गोरिल्ला रशियन वेपन डीलर बनकर अपनी एक गर्ल सपोर्टर के साथ दांव लगा रहा था। पर इससे पहले कि वो जीतता, पीछे से कैसीनो की सिक्योरिटी के 2 आदमी आए और उसे अपने साथ ले गए। गोरिल्ला को समझ आ गया कि उसका भांडा फूट गया है, पर फिर भी वो उनके साथ चल पड़ा। उसे एक कमरे में ले जाया गया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। पर क्योंकि ये सब इल्लीगल नहीं था, तो गोरिल्ला ने कहा कि वो जो कर रहा है वो कानूनन गलत नहीं है, लेकिन कैसीनो वालों के लिए उनकी पूंजी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, यह धोखाधड़ी नहीं तो क्या है, लेकिन इसे उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ किया जा रहा है। अगर वो आगे से कैसीनो में नजर आया तो सीधा पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हालांकि कानूनन कैसीनो सिर्फ उसे बैन कर सकता था और कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता था। इसलिए उसी पल गोरिल्ला को कैसीनो वालों ने हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। मगर उसके हाथ में जो चिप्स थे उन्हें करेंसी में कन्वर्ट करना उनकी मजबूरी थी। सो उन्होंने उन चिप्स को करेंसी में बदल दिया और गोरिल्ला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये जानने के बाद मिस्टर एम को समझ आ गया कि अब पूरी टीम खतरे में है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस हादसे को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक और गोरिल्ला कैसीनो की नज़र में आ गया। उसे भी सिक्योरिटी रूम में ले जाकर पूछताछ की गई
और फिर हमेशा के लिए कैसीनो से बैन कर दिया गया। ये दोनों गोरिल्ला टीम की जान थे और शुरू से मिस्टर एम के साथ थे। ऐसे में इनका पकड़ा जाना कंपनी के लिए किसी बड़े झटके जैसा था। इसलिए मिस्टर एम ने तय किया कि अब वो वेगास में कम से कम एक्टिविटी करेंगे और वेगास के बाहर कैसीनोज में अपना गेम खेलेंगे। इसी इरादे से एक बार कंपनी यूरोप में पहुंची और अपना काम शुरू कर दिया। पर उनकी किस्मत अब उनके साथ नहीं थी और बैड लक पीछा करता हुआ यहाँ भी पहुंच गया। यूरोप में भी उन्हें पहचान लिया गया और ये कहते हुए अरेस्ट कर लिया गया कि यहाँ कार्ड गिनना गैर कानूनी है, जबकि यह सच नहीं है, क्योंकि कार्ड रीडिंग एक माइंड गेम है जिसे प्रूफ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इसके खिलाफ कोई कानून, कोई धारा नहीं है और टीम को जो अरेस्ट किया गया था वो भी कैसीनोज की शह पर बस इसलिए किया गया ताकि उन्हें डराया जा सके और वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। धीरे धीरे टीम की पहचान लगभग हर कैसीनो में होने लगी, क्योंकि अब उनकी तस्वीरें उन सभी के पास थीं और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो था ग्रिफिन इन्वेस्टिगेशंस का। ये कंपनी लगभग दुनिया भर के कैसीनोज को सर्विस दिया करती थी। एजेंसी के पास एक खास बुक होती थी, ग्रिफिन बुक। इसमें उन सभी लोगों के फोटो फुल डिटेल्स के साथ लगाए जाते थे जिन्हें कभी कार्ड गिनते हुए या धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया हो। मगर मिस्टर एम की टीम ने भी ज़बरदस्त चालाकी दिखाई थी। उन्होंने शुरुआत में भले ही अपने असली नाम और असली पहचान का प्रयोग किया हो, मगर जैसे ही खतरे को भांपा उन्होंने नकली नाम और पहचान का इस्तेमाल करना शुरू दिया। अपने ज़्यादातर ऑपरेशन में उन्होंने अपना नाम और एड्रेस बदला। वो कभी रशिया के डीलर बनते, तो कभी अमेरिकन बिजनेसमैन, तो कभी किसी बहुत बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयर। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना हुलिया भी इस तरह से बदलना सीख लिया था कि कोई उन्हें पहचान ना पाए। यहाँ तक कि एंडी एंडरसन, जो इस टीम के पीछे लगा हुआ था, वो खुद कई बार धोखा खा चुका था। उसने चकमे में आकर एक ही बंदे को कई बार अपने रजिस्टर में चढ़ाया, पर जब उसे पता चला कि ये सब एक प्लेन है तो उसने सतर्कता दिखाई और इन सब लोगों की असली पहचान पता करने में लग गया। मगर ये भी कोई आसान टास्क नहीं था, क्योंकि उसके पास इनकी कोई खास जानकारी नहीं थी और एक ही व्यक्ति के दर्जनों नाम और पते थे। ऐसे में ये तय करना कि इनमें से कौन सा नाम असली है और कौन सा नकली, ये अपने आप में एक चुनौती थी। मगर एंडरसन ने भी सोच लिया था कि वो उनका पर्दाफाश करके रहेगा, इसलिए उसने अपने सिक्स सेंस का यूज़ किया और जल्द ही इन सब की असली पहचान खोज निकाली। अब आप सोचेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं मिस्टर एम की टीम ने खुद अपनी असली पहचान एंडरसन को दी थी। इतना तो आप जानते ही हैं कि इंसान फ्री की चीज़ के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को राज़ी हो जाता है और कोई भी जानकारी हंसते हंसते दे देता है। बस कुछ ऐसी ही गलती मिस्टर एम की टीम कर गई। दरअसल वो जिस भी कैसीनो में जाते वहाँ बड़ी बड़ी रकम जीतते थे। ऐसे में कैसीनो वाले उन्हें अपना खास मेहमान मानकर खास सर्विस देते। इसके लिए वो उन्हें अपने होटल का सबसे आलीशान कमरा फ्री में रहने के लिए ऑफर करते, जहां उन्हें रहने के अलावा खाने पीने की सेवा भी मुफ्त दी जाती थी। मगर इन फ्री डील्स के लिए उनके एड्रेस ज़रूर नोट किए जाते थे। कई मौक़ों पर छात्रों ने ऑनवर एक्साइटमेंट में आकर अपने रियल एड्रेस नोट करवा दिए थे और ये गलती कई सपोर्टर्स ने की थी। जब इन सभी के एड्रेसेस को नोट किया गया तो उनमें एक कॉमन नाम था, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। एंडरसन ने तुरंत दिमाग दौड़ाया और उसे समझ आ गया कि ये सब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हालांकि वो श्योर नहीं था, पर तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगा था और उसे सही साबित करने के लिए अभी भी एक स्टेप उठाना बाकी था। वो था MIT के स्टूडेंट्स के साथ इन्हें क्रॉस कनेक्ट करना, जिसके लिए उसने MIT की वार्षिक पत्रिका मंगवाई, जिसमें उन सभी स्टूडेंट्स के नाम, एड्रेस विद फोटो दर्ज थे, जिन्हें देखते ही एंडरसन को सब कुछ समझ आ गया और अब उसे एक एक चेहरे की पहचान थी कि कौन सपोर्टर है और कौन गोरिल्ला, और किस तरह ये छात्र एक टीम की तरह काम करके कैसीनोज को $1 मिलियन का चूना लगा रहे हैं। उसने तुरंत इन सभी के नाम ग्रिफिन बुक में ऐड करवा दिए और सभी कैसीनोज को ईमेल्स के जरिए इनकी पहचान भेज दी गई। साथ ही एक अलर्ट का मैसेज कि ये चेहरे अगर आपके कैसीनो में दिखें तो इन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये कार्ड रीडिंग करते हैं। धीरे धीरे अलर्ट का ये मैसेज वेगास और इवन अमेरिका के हर कैसीनो में पहुंच गया और टीम को लगभग हर जगह से बैन किया जाने लगा। इस रोक टोक से बचने के लिए मिस्टर एम की टीम ने भी अब पूरी तरह से भेस बदलना शुरू कर दिया। एक गोरिल्ला ने तो व्हील चेयर का सहारा लिया, जबकि दूसरे ने खुद को बिल्कुल एक लेडी की तरह तैयार किया। किसी ने दाढ़ी बढ़ाई तो किसी ने चश्मा पहना ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके, और ये काम यूं ही चलता रहे। मगर ये सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, क्योंकि ये वो समय था
जब टेक्नोलॉजी 2 कदम आगे बढ़ रही थी और नए तरह के कैमरे और सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके थे। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी मार्केट में आ चुके थे जो एक इंसान का चेहरा स्टडी कर सकते थे, फिर चाहे उसका हुलिया कुछ भी हो, मगर उसका असली चेहरा वो रिकॉग्नाइज कर सकते थे। इसलिए कई कैसिनोज ने भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गोरिल्ला की व्हील चेयर वाली तकनीक भी बेकार चली गई। वो जिस भी रूप में जाते पहचाने जाते, उन्हें लगभग हर कैसिनो से बैन किया जाने लगा। टीम के सबसे पुराने और भरोसेमंद खिलाड़ियों की पहचान तो इतनी आम हो चुकी थी कि अब वो सीधे तौर पर खेल ही नहीं सकते थे और भेस बदलना काम आ नहीं रहा था। वहीं नए खिलाड़ियों को भी शक होते ही गेम के बीच से उठा दिया जाता। इनफैक्ट उनके द्वारा कमाई संपत्ति भी धोखाधड़ी का आरोप लगाकर वापस रख ली जाती। इसके अलावा अब किस्मत भी इनके साथ नहीं थी। एक के बाद एक नई मुसीबत सामने आ रही थी। दरअसल मिस्टर एम ने अब पुराने खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ियों को फील्ड में उतारा, जिन्हें हाल ही में ट्रेनिंग दी गई थी। मगर इन खिलाड़ियों में वो बात नहीं थी जो पुराणों में थी। ये कार्ड रीडिंग तो करते थे, मगर हर बार जीत की गारंटी नहीं देते थे और ज्यादातर पैसे हार रहे थे। धीरे धीरे कंपनी को जीत से ज्यादा हार मिलने लगी, जिस वजह से मुनाफे की जगह घाटा होने लगा। आलम यह हो गया कि थोड़े से समय में कंपनी को करीब $5 लाख का नुकसान हो गया, जिस वजह से अंदरूनी तनाव भी बढ़ने लगा। पहले जो छात्र अच्छा पैसा कमा रहे थे, अब वो कमाई के नाम पर सिर्फ नुकसान कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें मुनाफे के नाम पर कुछ नहीं मिलता और वो नाराज हो जाते। अब कोई भी अपनी कमाई से सेटिस्फाई नहीं था। छोटी सी जीत पर सपोर्टर्स ज्यादा हिस्सा मांगते और हार पर मुंह लटका लेते। हालात ऐसे हो रहे थे कि अब टीम मेंबर्स कंपनी छोड़कर जाने लगे थे, क्योंकि नुकसान की वजह से उनकी सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रही थी। मुनाफे का हिस्सा तो बहुत दूर की बात थी। इस सब की वजह से मिस्टर एम पर तनाव बढ़ने लगा। वो इतने परेशान रहने लगे कि एक बार पैसों से भरा बैग उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में ही छोड़ दिया। देर रात को जब उन्हें बैग का ख्याल आया तो वो क्लासरूम की तरफ भागे, मगर तब तक सिक्योरिटी की हेल्प से वो बैग पुलिस तक जा पहुंचा और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन का दायरा मनी लॉन्ड्रिंग को आधार मानकर तय किया गया था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं कोई ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट तो नहीं कर रहा, कहीं ये पैसा किसी अवैध धंधे का तो नहीं है। ये जांच लंबे समय तक चली, पर किस्मत से टीम को उनका पैसा वापस मिल गया। मगर इस इन्वेस्टिगेशन ने टीम का भरोसा मिस्टर एम पर से हटा दिया था। पहले वो महान लीडर थे, लेकिन अब हारे हुए नजर आ रहे थे। उनके पार्टनर्स ने तो एक बार एक खुफिया टीम बुलाई, जिसमें सबसे पहले गोरिल्ला को भी बुलाया गया। असल में वो चाहते थे कि मिस्टर एम को अब उनकी गद्दी से हटा देना चाहिए और ये जगह गोरिल्ला को देनी चाहिए। मगर गोरिल्ला ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा करना उस इंसान के साथ दगाबाजी होगी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया है। इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेगा और वो नया कुछ भी तभी करेगा जब पुरानी टीम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उसकी ये बात जल्द ही हकीकत में बदल गई, क्योंकि थोड़े समय बाद मिस्टर एम ने खुद ही रिजाइन दे दिया। उनके बाद उनके दोनों दोस्तों उर्फ पार्टनर्स ने भी टीम से अपना अपना हाथ वापस खींच लिया और इस तरह ये पूरी टीम बर्खास्त हो गई। इसके कुछ समय बाद पहले गोरिल्ला, जिसका नाम सैम्यूल बताया जाता है, उसने अपनी खुद की टीम बनाई। मगर इस टीम में उसने मिस्टर एम वाली गलतियों को नहीं दोहराया। उसने तय किया कि मुनाफा सबके बीच बराबर बटेगा। जो जितना कमाएगा उसे उसका उतना ही हिस्सा मिलेगा, न कम न ज्यादा, क्योंकि सब मेहनत बराबर करते हैं तो उन्हें बराबरी में ही रखना होगा। इसके अलावा मिस्टर एम की तरह सब कुछ लिखित में रखा गया। सैम्यूल की ये टीम प्रोफेशनल्स की तरह काम करती थी और थोड़े ही समय में ये ब्लैक जैक में कार्ड रीड करने वाली सबसे बड़ी और सक्सेसफुल टीम्स में से एक बन गई। करीब 4 से 5 साल में इस टीम में 60+ लोग जुड़ गए और टीम वर्क की बदौलत $5 मिलियन के करीब कमाई भी कर ली। रुपयों में देखें तो करीब 40 करोड़ रुपए, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। MIT के अलावा भी कई कॉलेज की टीम बनी, मगर कोई भी सैम्यूल की टीम जितना मुनाफा नहीं कमा पाई। हालांकि बाद में टीम के कुछ स्टूडेंट्स ने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, तो कुछ ने खुद का बिजनेस किया और आज ये सब करोड़ों के मालिक हैं, पर आइडल मिस्टर एम को ही मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने दिमाग की बदौलत अमेरिका के कैसिनोज को चकमा दिया और करोड़ों रुपए बनाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।